आज आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले चैप्टर में हम जो है प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। चलिए समझा जाए। सबसे पहले इसमें हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में ही जानना। तो चलिए समझा जाए पहले कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो समझिए, जब प्रकाशीय किरण जो है, जब जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर ऊपर नीचे हो गया जल और ऊपर वायु, तो इधर वायु है यानी हवा और इधर नीचे हो गया जल और बीच में एक माध्यम हो गया। तो ये जो है यानी बीच में जो है एक सतह है जो वायु और जल दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात यानी वैक्यूम। वैक्यूम जो है यानी कि जहां हवा भी ना हो, जहां कोई भी माध्यम ना हो, तो उस निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 लाख यानी कि 3×10⁸ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा में भी प्रकाश की चाल लगभग इतना ही माना जाता है, लेकिन निर्वात से हवा में प्रकाश की चाल थोड़ी सी कम होती है। फिर भी हवा में प्रकाश की चाल को 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही माना जाता है। अब देखिए जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में है, किलोमीटर में लिया जाएगा तो यहाँ पर 3 जीरो कम हो जाएगा यानी 10⁵ दिया जाएगा किलोमीटर में लेना हो। तो अब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब समझना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जैसे मान लीजिए कि यहां से प्रकाश कोई किरण आ रही है, तो जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि यहां से दूसरा माध्यम स्टार्ट हो गया, जल हो गया यहाँ पर, जब एक माध्यम से जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपतन बिंदु हो गया, तो आपतन बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर अभिलंब खींच दिया गया, अभिलंब खींच दिया गया इसमें, तो प्रकाश को तो प्रकाशीय किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, उसको इसी सीधी रेखा में गमन कर जाना चाहिए। लेकिन यह प्रकाशीय किरण क्या होती है, वह मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? तो जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब प्रकाश का अपवर्तन क्यों हुआ है तो इसको समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात हवा में प्रकाश का चाल अधिक है और जल में प्रकाश का चाल कम है। यानी कि प्रकाश का चाल जो है भिन्न माध्यम में भिन्न है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। इसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है, इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण है कि भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होना, यही प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। क्यों प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण। इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम लोग जो है अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे एक अगर कांच का ग्लास है और उसमें पानी मान लीजिए भरा हुआ है और उसमें एक सिक्का रखा हुआ है, तो वो सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ जो है
उठा हुआ प्रतीत होगा। तो पानी में अगर टब में पानी से भरा या गिलास में ही पानी से भरा हुआ हो और उसमें एक सिक्का रख लिया जाए तो वह सिक्का कुछ तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। फिर या इसमें एक छड़ डाल दिया जाए, छड़ डाल दिया जाए तो छड़ का जो है जल के अंदर वाला जो भाग है, सिरा है, वह थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी का कारण प्रकाश का अपवर्तन ही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में एक पेंसिल या रड कि पानी के अंदर वाला भाग जो है उसकी पेंसिल या रड का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या पानी के अंदर जो सिक्का होता है वो सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जल में तैरती हुई मछली भी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, जिसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। इसलिए पानी में जो है किसी मछली को पकड़ा नहीं जा सकता है। अब जो है प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण तो समझ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझ लिए। इसमें जो है जो किरण आ रही है उसको समझा जाए तो प्रकाश की जो ये किरण आ रही है इसका नाम होता है आपतित किरण। कौन किरण है ये? जिस प्रकार प्रकाश के परिवर्तन में भी आपतित किरण था, इसमें जो है ये अपवर्तन हुआ है। उसमें पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन हो रहा था, तो परावर्तित किरण, इसमें अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। ये कौन सा चीज है? तो ये है अभिलंब और ये है आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु है, ये अभिलंब हो गया। यहां आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच नॉर्मल हो गया अभिलंब, तो इसके दोनों के बीच जो बना कोण है वह कहलाता है आपतन कोण, और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम हो गया अपवर्तन कोण। उसमें हम लोग पढ़े थे परावर्तन कोण, उसमें परावर्तन हुआ था इसलिए परावर्तन कोण, इसमें अपवर्तन हुआ है इसलिए इसका नाम होगा अपवर्तन कोण। किसके बीच? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण हो गया। इसमें उसमें हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण और उसमें परावर्तन कोण बराबर था, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। इसमें प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम अपवर्तन का क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल या प्लेन में होते हैं। तो पहला नियम हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका दूसरा नियम क्या होता है? तो इस I को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हट जाता है इसमें। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण आर क्या है? आर इसमें है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत या कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और यह किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है अपवर्तनांक के। किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है अपवर्तनांक के। एन से सूत्र किया जाता है अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो हम समझ गए कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो हम जाने कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम जो है हम लोग समझ लिए हैं कि आपतन कोण की ज्या, इसको ज्या कहा जाता है हिंदी में। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और वह अपवर्तनांक के बराबर होता है, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल, तो स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने ने यह नियम दिया है, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। तो अपवर्तन के यह दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है।
अब इसमें समझना है हम लोग को कि माध्यम कितने होते हैं। जैसे ये दो माध्यम यहाँ पर था, माध्यम को भी दो भाग में बांटा गया है। दो प्रकार के माध्यम होते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहा जाता है विरल माध्यम। क्या कहा जाता है? विरल। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, तो वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चाल होता है, और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? वायु में है। इसलिए इसको हम लोग जो है विरल माध्यम कहेंगे। और जल में प्रकाश की चाल कम होती है तो इसको हम कहेंगे सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जल में 2,25,000 था और वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम समझिए। इसमें एक और बात समझिए कि जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब क्यों मुड़ती है? किधर मुड़ती है? अविलंब क्यों। यहाँ भी अविलंब क्यों मुड़ रही है, इसको जाना चाहिए इस तरह। तो वह अविलंब से दूर नहीं हट रही है बल्कि अविलंब क्यों भी मुड़ जाती है। कब? जब प्रकाशीय किरण विरल से सघन यानी अधिक प्रकाश की चाल से कम प्रकाश की चाल की ओर गमन करे तो। और इस स्थिति में इसका आपतन कोण जो है यहाँ दिख रहा है कि परावर्तन कोण से अधिक होगा। और इस स्थिति में क्या होगा? आपतन कोण अपवर्तन कोण के आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से अधिक होगा इसमें। कब? जब प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब। लेकिन यही स्थिति जब उल्टा हो जाए, यानी प्रकाशीय किरण जब सघन से विरल में जाने लगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर कांच हो गया, कांच, इसको क्या मान लीजिए? कांच के लिए इसमें प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां से कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ प्रकाश स्रोत है सोर्स है कोई, और उससे प्रकाशीय किरण निकली तो यह क्या हुई? अविलंब से दूर हट रही है। तो यह अविलंब से दूर क्यों हट गई? क्योंकि यह है सघन माध्यम, इसमें 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का चाल है, और ये हो गया हवा यानी कि विरल माध्यम। तो सघन से जब विरल में प्रकाश जाती है तो वह अविलंब से क्या हुए? इसको जाना चाहिए इस तरह, लेकिन अविलंब से वह अविलंब क्यों न मुड़कर अविलंब से दूर हट जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपतन कोण देखिए, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो दिख रहा है कि आपतन कोण का मान से आपतन कोण का मान इसमें क्या हो गया? कम हो गया अपवर्तन कोण से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाशीय किरण अविलंब से दूर हट जाती है, और उस स्थिति में आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण से कम हो जाता है। तो हम लोग जो है प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित हो रही है, अपवर्तन से संबंधित कुछ पद के बारे में समझिए। अब हम लोग को समझना है, एक बताना है इसमें कि कांच के आयताकार स्लैब जो है, कांच का एक आयताकार स्लैब हो तो उससे प्रकाशीय किरण किस प्रकार अपवर्तित होती है। चलिए समझ लीजिए इसको भी। जैसे देखिए अब ये हो गया कांच का एक आयताकार स्लैब। अगर प्रकाशीय किरण जैसे यहाँ पर प्रकाशीय किरण इस पर आपतित हो रही है तो ये हो गया आपतन बिंदु और ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब यानी नॉर्मल। प्रकाशीय किरण को सीधा जाना चाहिए, ये तो विरल माध्यम है, हवा है इधर, विरल माध्यम कांच है तो प्रकाश का चाल कम हो गया, इसमें 3 लाख इसमें 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर इधर हवा हो गया तो फिर 2 लाख से 3 लाख सघन से विरल में हो गया। अब समझिए इसमें जब प्रकाशीय किरण जो है हम जानते हैं कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए अभिलंब की ओर जो है अभिलंब की ओर यह मुड़ गया। फिर प्रकाशीय किरण अब जो है अब कांच से बाहर जाएगी तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर भी एक अभिलंब बना दिए थे, यहाँ एक और अभिलंब हो गया। अब प्रकाशीय किरण क्या होगी? तो प्रकाशीय किरण अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? सघन माध्यम से अविरल माध्यम, तो सघन से विरल में जाने के क्रम में अविलंब से दूर हटती है, तो अविलंब से दूर हट गई प्रकाशीय किरण।
तो ये हो गया, इसको कहेंगे क्या, आपतित किरण। क्या कहें, आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गया। क्या हो गया, तो उसको जो है मान लिया गया है आपतित किरण, और इसको क्या माना गया है, तो देखिए इसको माना गया है कि ये अपवर्तित किरण है और ये भी अपवर्तित किरण है। यहां भी अपवर्तन हुआ है, यहां भी अपवर्तन हुआ है, यहां भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ा है, और यहां भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ा हुआ है। यानी दोनों जगह अपवर्तन हुआ है, दोनों अपवर्तित किरण है। लेकिन जो अंतिम अपवर्तित किरण है, अंतिम रूप से अपवर्तित किरण, इस किरण को कहा जाता है निर्गत किरण। निर्गत किरण यानी अंतिम अपवर्तित किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। और ये कौन सा किरण है, तो ये है आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के हमेशा समांतर होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसके बीच का जो लंबवत दूरी है, कौन सा दूरी, जो लंबवत दूरी है इनके बीच, इस लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है, तो पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो पार्श्विक विस्थापन किसको कहा जाता है, तो जब कांच की आयताकार झिल्ली से होकर प्रकाशीय किरण गुजरती है, तो प्रकाशीय किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कांच से जो है, कांच के आयताकार झिल्ली से प्रकाशीय किरण गुजरती है, और उसमें अंतिम रूप से अपवर्तित किरण को निर्गत किरण कहा जाता है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसके बाद इसमें हम लोगों को समझना है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो चलिए, अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है n से, अपवर्तनांक, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, और इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले जानिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे यहां पर हम लोग मान रहे हैं शून्य यानी वैक्यूम यानी कि निर्वात। इस शून्य का मतलब क्या हो गया, निर्वात। तो निर्वात में, और सी का मतलब होता है प्रकाश का चाल, याद रखिएगा। सी से सूचित करते हैं किसको, प्रकाश की चाल को, और एन से सूचित करते हैं अपवर्तनांक को, और जीरो का मतलब शून्य यानी जहां कोई भी माध्यम न हो, निर्वात हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम यानी मीडियम, माध्यम यानी मीडियम, अब माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा, जल, कांच, ये सब माध्यम हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक हम लोग को निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को हवा का निकालना है अपवर्तनांक। किसका निकालना है, हवा का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम लोग निर्वात में प्रकाश का चाल लेंगे कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख यानी 3 पर 5 जीरो, इतना किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। ये मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए इसमें 8 जीरो है। किलोमीटर में होगा तो इसमें 3 जीरो और कम हो जाएगा, 5 जीरो लेंगे। अब जो है हवा में, यहाँ ले रहा है माध्यम, तो माध्यम क्या था, हवा। तो हवा में प्रकाश का चाल 3 लाख ही होता है, तो लिखिए 3 लाख, और 3 लाख से 3 लाख कैंसिल हो जाएगा एक बार में। यानी हवा का अपवर्तनांक कितना निकल गया, 1। हवा का कितना अपवर्तनांक निकल गया, 1 निकल गया। अगर मान लीजिए हमको निकालना है जल का अपवर्तनांक, किसका, जल का, यानी वाटर का, डबल, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ऊपर क्या लिखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो वो तो फिक्स मान है 3 लाख, और नीचे लिखना है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम तो हमारा जल है, वाटर है, तो जल में प्रकाश का चाल लेंगे 2,25,000, 2,25,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 25 से काटिए, 25 नवा 225, और 25 से कम 25, अब 5 जीरो, 25 दूनी 50, फिर 3 से काटिए, 3 के 9 और 3 चौका 12, यानी इसका वैल्यू आ गया कितना, 4/3, और भाग दीजिएगा दशमलव में, तो दशमलव में आ जाएगा 1.3 लगभग। इतना आ गया जो है जल में प्रकाश की, जल का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का,
तो कांच का अपूर्णांक निकालेंगे जिसे ग्लास, जी से ग्लास यानी कांच, कांच का अपूर्णांक निकालने के लिए लिखेंगे ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, तो लेंगे कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और उसके बाद नीचे लिखेंगे माध्यम प्रकाश की चाल, तो माध्यम तो कांच है, तो कांच में प्रकाश का चाल लेंगे 2 लाख, तो इसमें जो है 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, इसका अपूर्णांक हो गया 3/2 या भाग देंगे तो आ गया 1.5। तो इसमें जो है इस प्रकार हम जान गए कि कांच का अपूर्णांक कितना होता है, तो कांच का अपूर्णांक जो होता है 1.5 या 3/2 होता है। जल में प्रकाश का चाल जल का अपूर्णांक कितना होता है, तो 4/3 यानी कि 1.33 होता है। और हवा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस प्रकार जो हम अपूर्णांक निकाल सकते हैं। अब इसमें समझना है निरपेक्ष अपूर्णांक, तो निरपेक्ष अपूर्णांक इसी को कहा जाता है, अपूर्णांक को ही निरपेक्ष अपूर्णांक कहा जाता है। और अपूर्णांक कहा जाए या इसको निरपेक्ष अपूर्णांक कहा जाए। अब जाना है आपेक्षिक अपूर्णांक, तो समझिए आपेक्षिक अपूर्णांक किसको कहा जाता है। तो आपेक्षिक अपूर्णांक जो है रिलेटिव मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें कैसे समझेंगे हम लोग सबसे पहले, तो दो माध्यमों के अपूर्णांकों के अनुपात को, चाहे भिन्न भिन्न माध्यमों के अपूर्णांक, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिए एक कांच का अपूर्णांक, पानी का अपूर्णांक और एक कांच का अपूर्णांक, तो दोनों अलग अलग माध्यम का अपूर्णांक है, उसका अनुपात जो है आपेक्षिक अपूर्णांक कहलाएगा। अलग अलग माध्यम का अपूर्णांक का अनुपात दिया जाए तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा वह आपेक्षिक अपूर्णांक। और आपेक्षिक अपूर्णांक में समझिए सबसे पहले इसमें जानना क्या है, तो आपेक्षिक अपूर्णांक में जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है इसको सूचित करना है, तो जो माध्यम नीचे रहेगा उसको लिखेंगे बाएं तरफ, और जो माध्यम ऊपर रहेगा उसको लिखेंगे दाहिने तरफ, और इसको सूचित किया जाएगा N2 से, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम का अपूर्णांक। इसका मतलब हो गया कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, और यही आपेक्षिक अपूर्णांक को सूचित कर रहा है। तो दो भिन्न भिन्न माध्यमों के अपूर्णांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपूर्णांक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमको ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक निकालना है, तो ग्लास के सापेक्ष अपूर्णांक निकालना है इसलिए उसका अपूर्णांक नीचे लिया जाएगा, और वाटर का अपूर्णांक निकालना है इसलिए उसको ऊपर लिया जाएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं, हम लोग निकाले भी अभी है, क्या निकाले हैं कि वाटर का जो अपूर्णांक होता है कितना होता है, तो 4/3 कितना होता है, तो लिखेंगे 4/3। और ग्लास का, तो ग्लास का अपूर्णांक होता है 3/2, तो 3/2 और गुना कर दीजिए, 2 से गुना हो जाएगा ऊपर 2 चौके 8 और तितरी के 9, 8/9, यानी कि 8/9 हो जाएगा ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक, जो आपेक्षिक अपूर्णांक भी हो गया। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं आपेक्षिक अपूर्णांक भी।